चल, तो ये अपने पास सिलेबस है, तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू गो विद ग्रुप 1 और वेदर यू वांट टू गो विद ग्रुप 2 और वेदर यू वांट टू गो विद बोथ ग्रुप. I would suggest for both groups because you have like 9 to 10 month to prepare and it is easy that way. लेकिन यस, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत पढ़ाई है. जितना तुमने सीए फाउंडेशन में किया, आई नो सीए फाउंडेशन में तुमने बहुत पढ़ाई की है. मैंने सीए फाउंडेशन में तुम लोग को बोला था कि बहुत 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 मेहनत लगेगी, तो हाँ मेहनत तो है, ठीक है, बट ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मेहनत करेंगे अपन, ठीक है. तो ये अपने पास पूरा सिलेबस है. आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा. हाँ ना बोल दो, नहीं तो पीटूंगी. एक तो वैसे ही तुम आस पास हो नहीं. चलो बोलो हाँ ना. आ गया तुम लोग को ये सब कुछ समझ में? यस मैम. तो फिर तुम अभी वही हो अपने घर. ए स्तुति, तुम मुझे ठेंगा मत दिखाओ, आई डोंट लाइक ठेंगा. चलो, तो ये अपने पास सिलेबस है. बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी एडवांस अकाउंट से. तो एडवांस अकाउंट का एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पे लिख लेना सिलेबस, क्योंकि जैसे जैसे जो जो होता जाएगा अपन टिक करते जाएंगे, ठीक है. तो अपने पास जो बच्चों एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है, एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है, एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है, वो कैसे है? मैंने जो सिलेबस को बांटा हुआ है, मैंने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है. कुछ तो अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो यहाँ पे जो तुम पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे. बट हाँ, मैंने कुछ बांटा हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ मैंने बांटा है प्योरली चैप्टर्स, जिसके पीछे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, ठीक है. तो चैप्टर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बच्चा लेट कैसे है? क्या नाम है तुम्हारा? अंशुमन. ग्रेजुएशन रूट से, फाउंडेशन रूट से? फाउंडेशन. अभी फाउंडेशन दिया तुमने? अच्छा ठीक है. चल, मैं थोड़ा सा वो अभी सिलेबस ही डिस्कस कर रही हूँ. तो देखो, अकाउंट्स जो एडवांस अकाउंट का सिलेबस है वो मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है. एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक अपने पास चैप्टर्स. चैप्टर्स अपने पास जो है वो तुम ऐसा मान के चलो कि ये 50 मार्क है और ये 50 मार्क, ठीक है. तो चैप्टर्स में अपने पास बायबैक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है. नाम तुम्हें थोड़े बड़े लगेंगे बट लिख लो, ताकि जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स होते जाएंगे तुम मार्क कर पाओगे कि कौन सा हो गया है कौन सा नहीं. बस सिलेबस सामने रहेगा तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज्यादा है. तो बायबैक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. फिर अपने पास है बायबैक, बायबैक इंटरनल कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन तो वैसे तुम वहां पे भी लेके जा सकते हो. और एक अपने पास है अमालगमेशन. वैसे इसका भी ये एस 14 है, ये एस 31, ठीक है. तो ये ऐसे जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे बायबैक में अपने को 3 क्लास लगती है, इंटरनल में अपने को 8 क्लास लगेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को 8 क्लास लगती है, कंसोलिडेशन में अपने को 10 क्लास लगती है, अमालगमेशन में अपने को 8 क्लास लगती है. तो तुम देखोगे तो यही इतना सारा क्लास लग जाता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों हमारे पास एएस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 मैंने वहां लिखवा दिया है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 मैंने वहां लिखवा दिया, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है. तो ये अपना सिलेबस है. तो तुम देखो यहाँ पे 27 गायब है. 1 2 3 4, ये 10, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शायद मैं मिस करी. हाँ, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क. और एक अपने पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एएस. तो ये 32 चैप्टर है अपने पास. तो ये अपना सिलेबस है. देखने में छोटा लग रहा है बट है नहीं. तो दिस इज योर एडवांस अकाउंट सिलेबस. देखते हैं, ठीक है. ए, तो तुम स्माइल क्यों कर रही हो? हाँ जी मैम, घर ही हूँ. ठीक है, ओके. तुम कहाँ रहते हो? कहाँ से आए हो तुम? इसलिए लेट हो गए?
कॉलेज गया। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? नहीं, अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर? लिख लिया? चलो, तो ये अपने पास एक ऑनलाइन गधो, तुम लोगों ने लिख लिया? बोल दो। यस मैम, ठीक है। देख, तो अपने ये सारा सिलेबस है, इसमें से ना कुछ ऐसे एएस है जो कि मैं चैप्टर में कैटेगराइज करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। जनरली एएस में अपने को मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं, 2 दिन से ज्यादा किसी एएस में लगते नहीं है, एक्सेप्ट इसमें। इसमें अपने को लगेंगे 6 दिन। सेप तुम्हारा और कौन सा एएस है? हाँ, बस इसमें अपने को टाइम लगता है। बाकी सब एएस में अपने को 2-2 दिन, 2-2 दिन मैक्सिमम। कुछ ऐसे एएस है जो 1 दिन में भी हो जाएंगे। तो अपने पास सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, ऐसा है कि अपने को लग जाएंगे 70 से 80 क्लासेस इसको कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट ग्रुप का जो तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स है और टैक्स है वो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तुमको सिलेबस पता है? सिलेबस देखा था? ठीक है, कितने सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में? कौन कौन से? हाँ ठीक है। और ग्रुप 2 में? ग्रुप 2 में ऑडिट है। गुड। हाँ, तो हम लोग एक छोटा सा ये स्टार्ट करें क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा ये स्टार्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। विल स्टार्ट विद AS 20। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। तो देखो जरा, पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, एएस होता क्या है, क्यों हम इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं? देखो, इंडिया में अपने पास 3 मेजर प्रोफेशन माने गए हैं जो कि कॉमर्स फील्ड के। एक तुम्हारा सीए, एक तुम्हारा सीएस और एक तुम्हारा सीएमए। तो सीए इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहां पे तुमने अभी रजिस्ट्रेशन करा है? आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सीएस का है कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट और इसका है आईसीएएमएआई। ठीक है। तो सबको ना कुछ, अभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट कोई काम नहीं करता, तुम्हारा इंस्टीट्यूट उसके अलावा भी बहुत कुछ है, तुम्हारे एडमिशन के अलावा भी इंस्टीट्यूट बहुत कुछ कराता है। तो इंडिया में जितने भी अकाउंट से रिलेटेड रूल्स बनते हैं कि किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी और किसी भी कंपनी के ऑडिट के लिए क्या क्या गाइडलाइन है, वो सब कौन इश्यू करता है? आईसीआई। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई से तुम्हारा एडमिशन लेता है और तुमको सीए बनाता है, नहीं, आईसीआई का इसके अलावा भी बहुत काम है। आईसीआई जितने भी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो तुम पढ़ते हो, वो सारे के सारे सी इंस्टीट्यूट इशू करता है, आईसीआई इशू करता है, और ऑडिट से रिलेटेड भी सारे ये इशू करता है। सीएस जो है ये लॉ का काम करता है, तो लॉ से रिलेटेड जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ सीएस आईसीएस इंस्टीट्यूट बोलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होगा, उस सबकी जिम्मेवारी सीएम इंस्टीट्यूट की है। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट को अपना अपना एरिया दिया गया है, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से हमें काम देते रहते हैं जो भी है। सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग, अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास 2 कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, ठीक है, एक वाई लिमिटेड है। अब ये बोलता है कि भाई मैं तो कैश अकाउंटिंग करूंगा, मतलब मैं चीजों को अपने बुक्स में अकाउंटिंग, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको तब रिकॉर्ड करूंगा जब वो कैश पे होगी। तब वो समझ में आता है कैश रिकॉर्डिंग क्या होता है। कैश अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आया तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। वाई लिमिटेड बोलता है कि मैं तो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो, वो बोलता है कि भाई जैसे ही खर्चा ड्यू हुआ अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का कंपैरिजन करने लगूं एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, मुझे दोनों ही कंपनी मान लो कि अपने पास किसमें, एजुकेशन में, ये भी पढ़ाता है ये भी पढ़ाता है। तो एज एन शेयर होल्डर मैं तो ये देखूंगी कि भाई मैं किस कंपनी के शेयर खरीदूं, एक्स लिमिटेड के खरीदूं या वाई लिमिटेड के खरीदूं। लेकिन क्या मैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये भाई, तो अगर मान लो कि दोनों की सैलरी का खर्चा 800 ही है, 800 खर्चे में से इसने 600 पे किया, तो इसने अपनी बुक में कितना दिखाया होगा? 600। लेकिन ये अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है तो इसने कितना दिखाया होगा? 800। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इसने खर्चा कम दिखाया है, इसका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा।
लेकिन ये तो गलत है ना, ठीक है। जिस साल का खर्चा उस साल में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं होती तो तुम चाहे कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहते, कोई रोकने वाला था ही नहीं। तो ये तो क्या होता है, इन्वेस्टर चीट होता। इसीलिए आईसीआई ने बोला कि नहीं, आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है वो हम बताएंगे। तो इसीलिए आईसीआई ने क्या इश्यू कर दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक टॉपिक पे अपने पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जितनी भी चीज तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत, थोड़ा तो नहीं याद तो होगा, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या क्या है, यहाँ एक्सपेंस है, यहाँ इनकम है, यहाँ एसेट है, यहाँ लाइबिलिटी है, यहाँ कैपिटल है। तो इन सारे कितने आइटम होंगे, 5। पूरे अकाउंट्स में 5 ही आइटम होते हैं। इन 5 के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे एएस बना दिए। तो तुम देखोगे एसेट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, इन्वेंट्री। इसके लिए अपने पास है AS22। फिर तुम्हारे पास है एसेट में फिक्स एसेट, इसके लिए AS10, ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए अपने पास AS4 है, 5 है, 29 है। कैपिटल के लिए अपने पास AS20 है, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस के लिए अपने पास AS7 है, इनकम के लिए AS9 है। तुम्हारी एसेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इसके लिए AS13 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, सबके लिए AS है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए, ताकि जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिया में बिजनेस है, सबकी अकाउंटिंग क्या हो सके, यूनिफॉर्म हो सके। नहीं तो फिर तुम कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए। किसने इशू किए, आईसीआई ने, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो उसने सारे के सारे एएस दिए हुए हैं। इसका पर्पस क्या है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, कि जितने भी अपने पास बिजनेसेस हैं, सबकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो यूनिफॉर्म बेसिस पे बने। सारे एक ही चीज को खर्चा माने, सारे एक ही चीज को इनकम माने। आ गया अपने को समझ में? ओए ऑनलाइन आ गया? अभी हाँ ना बोल दो, नहीं तो वहीं आके मारूंगी। यस मैम करते रहते हो। चेयर, इस पे कोई बैठेगा तो गिर नहीं जाएगा। आ गया अपने को समझ में? ऑनलाइन ओ गधो। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम, सब यस मैम बोलते हैं। चलो, तो हम लोग एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 बहुत सिंपल है और हमेशा पेपर में आता है। इंस्टीट्यूट का फेवरेट स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। नाम है इसका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस इसका नाम है। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो इसमें अपने को 2 दिन लगेंगे। लेट्स सी कैसा चलता है। बोलो आप, अभी थोड़ा सा लिखना बंद करो। देखो ये कैसा, अच्छा मैंने पेपर पैटर्न नहीं डिस्कस किया, 1 मिनट दे दो बस, मैं पेपर पैटर्न डिस्कस कर दूं। जितने भी तुम्हारे सीए इंटर के पेपर होते हैं, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न बच्चों होता है अपने पास 30 मार्क का एमसीक्यू होता है, 30 मार्क का अपने पास एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू होता है, और 70 मार्क का जो होता है वो अपने पास होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव। अब एमसीक्यू सोच के ये मत सोचना कि बहुत इजी एमसीक्यू आता है, नहीं। एमसीक्यू में जो तुम्हारा जो सबसे पहला एमसीक्यू होता है, 2 एमसीक्यू केस बेस्ड होते हैं। अभी ऐसा इंस्टीट्यूट ने कुछ बोला नहीं है, बट जितने पेपर आए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 2 जो एमसीक्यू होते हैं वो केस बेस्ड होते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये 12 मार्क का है, ये 8 मार्क का है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये 15 मार्क का है, ये 8 मार्क का है, कुछ भी हो सकता है। और फिर जो छोटे से एमसीक्यू होते हैं वो 2-3 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो 2-2 मार्क के मान लो तो ये 6 नंबर का रहता है, जो सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है। अदरवाइज ये दोनों जो होते हैं वो थोड़े से बड़े एमसीक्यूज होते हैं, केस बेस्ड होते हैं। और केस बेस्ड बहुत, मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो तुम्हारा सीए इंटर की पढ़ाई है ना, उसमें ऐसा नहीं कि तुमने क्वेश्चन कर दिया और चल गए, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। प्रैक्टिस तो है ही है, प्रैक्टिस तो तब करोगे जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा। क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो सारे के सारे मिक्स आते हैं। जैसे एक ही एमसीक्यू में AS10 भी होगा, 2 भी होगा, 16 भी होगा। अब तुम्हें पहचाना है कैसे सॉल्व करूं, 11 भी होगा। सेकेंड वाले में हो सकता है AS4 दे दे, 10 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, ठीक है। तो मिक्स करा के पूरी एक केस स्टडी बनाता है
और उसमें से फिर तुमसे नीचे 4-5 सवाल लिखे होते हैं और वो एमसीक्यू होते हैं। तो तुम अगर कभी पेपर खोल के देखना, सी इंटर का पेपर देखोगे, तो जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो 2 पूरे के पूरे केस बेस्ड होते हैं। अब अगर ये एक ही क्वेश्चन में वो 4-5 एमसीक्यू मिला दे, तो अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि भाई इसमें कौन कौन सा एएस लग रहा है, और उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो कहने की बात है वो एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं, वो प्रॉपर क्वेश्चन ही होता है, तुमको एक्चुअली पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हेल्प मिली या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, खराब और हो गया। कम से कम पहले जो आता था उसमें ये होता था कि एएस 2 का ही क्वेश्चन, एएस 10 का ही क्वेश्चन, एएस 16 का ही क्वेश्चन। अब तो इन लोगों ने खिचड़ी पका दी है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे ये नहीं होगा। तुम्हें याद होगा जो फाउंडेशन में बच्चे थे, मैं तुम्हें बताया था कि मनी के जो अपने अकाउंट से नंबर आए थे वो 86 मार्क्स थे। भाई साहब वो एमसीक्यू इतना गंदा सॉल्व मतलब था, फिर भी उसके आ गए नंबर। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट पे मेहनत करने की जरूरत है। उस बच्ची ने भी बहुत मेहनत की थी, ठीक है। तो इसीलिए अपने को जितना भी तुम्हें पढ़ना है बहुत थॉरली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किया छोड़ दिया, ऐसे में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों काउंटिंग स्टैंडर्ड 20। इसका नाम है अर्निंग पर शेयर। देखो नाम में लिखा है, पहली बात यहाँ पे शेयर का मतलब है इक्विटी शेयर। यहाँ पे शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर, ठीक है। अर्निंग का मतलब है कमाई, ठीक है। तो पूरा मतलब क्या हो गया कि यानी एक इक्विटी शेयर के लिए कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर, यानी हर एक इक्विटी शेयर के लिए कंपनी कितना कमा रही है। मुझे बताओ एक कंपनी में कितने तरीके के ऑनर होते हैं? एक कंपनी है, इस कंपनी में 2 तरीके के ऑनर होते हैं। अभी तुम लोगों ने जब बोनस इश्यू वगैरह पढ़ा होगा तो तुम्हारे टीचर ने बताया भी होगा, ऑनलाइन जितने भी मेरे बच्चों मैंने भी बताया है कि अपने पास 2 होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है और एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। अपनी कंपनी के अल्टीमेट ऑनर कौन होते हैं? ये कंपनी के क्या है? अल्टीमेट ऑनर है, ठीक है। तो अगर कंपनी डूब गई, कुछ भी हो गए, सब फायदा नुकसान किसका है? इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मुझे एक बात बताओ, ये थोड़े से लोनर जैसे ही होते हैं, लोन ही देते हैं एक तरीके से कंपनी को। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा ऑनर है जो अपनी कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है? कोई भी नहीं। अगर मान लो कि इंस्टीट्यूट मेरा है तो जब तक कंपनी चलेगी ये पैसा मेरा ही लगा रहेगा, राइट। तो ऑनर का जो फीचर होता है वो क्या होता है कि इसका पैसा कभी भी बिजनेस से निकलता नहीं, निकलेगा तब जब ये कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं तो ये पैसा हमेशा लगा रहता है। मैंने तुम्हें बताया था इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना मना है, यानी इंडिया में सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि इंडिया में इनका पैसा वापस करना ही पड़ता है। मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? 10 साल। तुम सेक्शन 55 पढ़ोगे आगे आके लॉ में, वहां पे तुम पढ़ोगे कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 10 साल। यानी इनका पैसा तो कंपनी को वापस ही करना पड़ेगा। तो शुड वी ट्रीट इट एज अ ऑनर? नो, हम लिखने के लिए लिख देते हैं, बट जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनको हम लोग लोन की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्या तक समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है? इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि कंपनी ने हर एक शेयर के लिए कितना कमाया। अब ऐसा क्यों होता है? ये तुम अगर किसी भी कंपनी, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाती, तुम किसी भी कंपनी, चाहे तुम रिलायंस, टाटा, किसी भी कंपनी का अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। इसके नीचे ईपीएस हमेशा लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। ये एक ऐसा AS20 है जो तुमको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तुम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलो, उसके नीचे ईपीएस देना जरूरी है। तो कंपनी को ये बताना जरूरी है कि देखिए शेयर होल्डर, आपका पर शेयर मैंने इतना कमा के दिया। अभी ऐसा क्यों जरूरी होता है मुझे बताओ। क्या तुमको ये पता है कि पब्लिक शेयर खरीदती है? सबको ये पता है। मान लो कि मेरे 100 शेयर होल्डर है, अब किसी ने 50 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 200 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 800 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 1500 शेयर खरीदे हुए हैं। अगर कंपनी ये बोले कि भाई देखो मेरा नेट प्रॉफिट है, बिल्कुल ध्यान से, मेरा नेट प्रॉफिट 20 लाख रुपए आया है, ये नेट प्रॉफिट निकालते वक्त सारी थर्ड पार्टी पेमेंट माइनस हो चुकी है। ये नेट प्रॉफिट किसका है? ऑनर का। ऑनर में से सबसे पहले पैसा किसको मिलता है? प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस को क्या दिया जाता है? प्रॉफिट का जो हिस्सा आप ऑनर को देते हो उसको अपन क्या बोलता है? डिविडेंड।
तो यानी इसमें से सबसे पहले क्या जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लो 2 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो यानी इक्विटी के लिए कितना पैसा बचा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच इज इक्विटी शेयर होल्डर। इसको आगे से मैं शॉर्ट में इफेश बोलूंगी, रमेश सुरेश इफेश, ठीक है, याद रखना है, थोड़ा नाम जैसा लगता है। ये हुआ, तो कितने रुपए हुए, 18 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे मार्केट में शेयर्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 150, 350, 1000, 1000, 2000, 3500, 3650 टोटल शेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूं कि कंपनी ने इक्विटी के लिए 18 लाख कमाया है, तो क्या ये बेचारे कभी एक दूसरे को जज कर पाएंगे कि मेरी कितनी कमाई है, मेरी कितनी कमाई है, मेरी कितनी कमाई है? कोई जज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट है 18 लाख। तो इनमें से किसी को नहीं पता, और इनको ये भी नहीं पता टोटल 3650 शेयर्स है, ये तो किसको पता है, कंपनी को पता है। तो अगर मैं सिर्फ 18 लाख लिख के छोड़ दूं तो किसी को नहीं पता चल पाएगा कि भाई मेरा कितना शेयर है। हेंस इसको हम डिवाइड करके दिखाते हैं। तो अगर तुम इफेश को कि भाई तुमने शेयर होल्डर के लिए 18 लाख कमाया, इसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 3650। अगर मैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ईपीएस। चलो करके बताओ, कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा, ऐसे ही आए हो क्लास के लिए, कबाड़ियो और ऑनलाइन, चलो बताओ कितना ईपीएस आ रहा है। कैलकुलेटर मेरे पास भी नहीं है अभी, जल्दी जल्दी बोलो। तुम लोग भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो ऑनलाइन वालों, तुम तो घर पे हो, जाओ कैलकुलेटर उठाओ। 493.15, तो 493.15, आई एम बिलीविंग यही है, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। ओके सोफिया, स्तुति, मौली तुम मत बताना, जितेन जितेन तुम मत बताना, अमन तुम भी मत बताना, कोई मत बताओ, आराम से चिल करो, गाना सुना रही हूँ ना मैं। चलो आया अपने को। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या आप सारे शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल पाएंगे? ठीक है, ये बोलेगा अच्छा एक शेयर के लिए कंपनी ने एक शेयर के लिए 493.15 कमाया, तो ये किसके लिए कितना कमाया होगा, एक शेयर के लिए 493.5 कमाया, इसके लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये 200 से, ये 800 से, ये 1000 से, और ये 1500 से। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट ईपीएस। आया सबको समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। मौली तू मत निकाल बेटा, तू इंतजार कर, केशव महाविद्यालय हो गया। चलो एक बार नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो बताना। बोर्ड हिल रहा है बच्चों, ध्यान से। ये कैसा है, हो जाए तो बताना ऑनलाइन। You cannot send non-verbal feedback, yes, slow down, etc. from reaction on the toolbar. Okay. तो क्या, आ चलो जरा यहाँ देखो, यानी हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ईपीएस का मतलब, अर्निंग पर शेयर का मतलब। लिखना स्टार्ट करो एक बार, अर्निंग पर शेयर।
It means earning earned by company, earned by company for each equity shareholder, for each equity shares. कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस हम लोग कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अपने पास आ जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम आगे से बोलेंगे शॉर्ट में इफेश। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। हमारा आ जाता है ईपीएस। ये हमारा आंसर है। जो भी पेपर में आंसर आएगा उसको डब्बे में डाल के आना है। योर आंसर शुड बी हाईलाइटेड। ठीक है, ऑनलाइन सबको समझ आया? अमन तुमने आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दोगे आंसर? वहीं पे आके मारूंगी। हो गया? ऑनलाइन तुम लोगों का हुआ? अमन, स्तुति, यस मैम, यस मैम। ओके चलो, छोटे छोटे से एग्जाम्पल एक बार कर रहे हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मुझे करके बताओ कुछ एग्जाम्पल्स। अपने को बोल रहा है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है फॉर ईयर 2024-25 वो है 80,60,000। कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है विच इज 20 लाख। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹100, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और इसकी फेस वैल्यू है बच्चों ₹10। और कंपनी के पास 35,70,000 की कैपिटल है। कैलकुलेट ईपीएस। ठीक है, चलो कोशिश करो एवरीबडी, सब मुझे करके दिखाएंगे। लेट्स सी हु डज फर्स्ट। मॉली एक भी आंसर नहीं दे रही है, वेरी गुड। लिख के करो, लिख पेपर में लिख के करना ना, एग्जाम्पल भी नोट करना होगा। गधो, सब अपनी पीडीएफ बना के भेजेंगे मुझे। तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? चलो लिख के आराम से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। सीए इंटर इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन भाई। इंस्टीट्यूट को जो पसंद नहीं आता इंस्टीट्यूट काट देती है। फेवरेट काम है इंस्टीट्यूट का काटना, काटती रहती है। चलो आंसर निकाल के बताओ। अच्छे से लिख के करना। सब अपनी वो भेजेंगे, बाकी सबके पास तो मेरा नंबर होगा। तो मेरे को अपनी अपनी शीट भेजो। तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अब तुम भेजोगे दूसरे नंबर पे। मेरे पर्सनल वाले पे भेज दो, दूसरा फोन है नहीं मेरे पास। अमन तुम यहाँ पे फोटो नहीं भेज सकते तो तुम आंसर बता दो, लेकिन बताओ। मैम आपने कहा था गूगल फॉर्म दोगे, मैं दे दूंगी। और तुम लोग कितने बुरे हो, मैंने तुम्हें फीडबैक देने को कहा था, तुमने नहीं दिया ना। श्रुति, जितेन, सोफिया, मौली, देख लेंगे दोस्त, देख लेंगे। आओ तुम अभी आओगे तब बताती हूँ तुमको। चलो बताना जरा मुझे कितना आंसर है।
किसी ने आंसर निकाला है? स्तुति, जितेन, अमन, सोफिया, मौली, बताओ बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है? 16.97। लेट्स, तो अपने पास नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था? अभी जो लोगों को नहीं आदत है, मैंने तुम्हें फाउंडेशन में भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो भी सॉल्यूशन नंबर लिखने हैं वो बीच में लिखने हैं, अभी से आदत डालो। तो जो भी लिखोगे उसको बीच में लिखोगे, ये मैंने सॉल्यूशन लिखा जो भी है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 2 वट एवर इट इज, और उसको डब्बे में डालना है। पुट इट इन हैबिट। अपने पास ये याद रखो भाई, ऐसे करना है। बहुत प्रेजेंटेशन में बच्चों के नंबर कटते हैं, काम ही ऐसे कर दो तुम लोग। ठीक है, चलो। तो अपने को नेट प्रॉफिट दे रखा था 80,60,000। इसमें से सबसे पहले किसका पैसा जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड का। बताओ कितना? प्रेफरेंस डिविडेंड सबसे पहली बार, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? कैपिटल पे, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी थी? 20 लाख। तो 20 लाख में हमने डिविडेंड कितना दिया होगा? 10%, मतलब कितना आ गया? 2 लाख। गलत कर दिया? कितना दिया? नहीं नहीं नहीं, दिस इज कैपिटल ना, कैपिटल पे डिविडेंड जाएगा। 20 लाख की कैपिटल पे 10% का डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड रेट। कि कंपनी जब भी देगी इतना डिविडेंड देगी, डिविडेंड रेट है। जितेन का आंसर है 22.016। अमन, सोफिया, निकालो भाई आंसर। यही है? ठीक है, देखते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों ने माइनस किया, तो अपने पास क्या आ जाएगा? इफेश, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पूरा बोलना है, पेपर में पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है। दिस इज 78,60,000। It has to be divided by what? It has to be divided by number of equity shares. How many shares do we have? अपने पास 35,70,000 की कैपिटल है। अपन 10 से डिवाइड कर देंगे तो विल हैव नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ जाएगा बच्चों? हाँ, 3,57,000। एक बार इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। कितना बच्चों? 22.0। ठीक है, किस किस का ठीक था? स्तुति का ठीक है, सोफिया का ठीक है, वाह चारों निकाल दिया, वेरी वेरी गुड। मौली, वेरी गुड, सबने निकाल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। अगर तुम्हारा जीवन बहुत ही मतलब अच्छा रहा तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ठीक है, तो 5 नंबर में क्वेश्चन देते हैं। आई थिंक यहाँ तक हो गया। अब अपने को बच्चों दो बातें पढ़नी है, तो हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करें। टॉपिक 1 वाज बेसिक, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टॉपिक 2। टॉपिक 2 पे हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेश, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अभी तक तो क्वेश्चन में गिवन था, हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, तुम्हें पहले नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, या नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर सम एक्सपेंसेस दे रखा है, तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तुमको ध्यान रखना है, तुम्हें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ ऐसा दे दिया, सपोज करो लिखता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड बेड डेट, तो मैं क्या करूंगी? डेप्रीशिएशन माइनस करूंगी, बेड डेट माइनस करूंगी, तब मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो कभी कभी इंस्टीट्यूट बहुत परेशान करता है। तुम्हें अपने दिमाग में याद रखना है कि मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, मतलब जितनी भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अगर उसने कोई खर्चा माइनस नहीं किया है, कोई इनकम इंक्लूड नहीं की है, तो यू हैव टू डू दैट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से हम सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। याद रखना है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैपिटल, कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल। सो हाउ डू वी डू दिस? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, उस पे हमें डिविडेंड रेट को मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर अपने पास जो बचेगा उससे हम लोग बोलते हैं इफेश, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। आ गया सबको समझ में? एक बार लिखो, फिर हम लोग थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करते हैं। मौली, स्तुति, ठीक है ठीक है।
चले, यहाँ तक हो गया। चलो कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहा है। चलो, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। देखते हैं जरा। कोशिश करो बच्चों, एक बार इफेश निकालो। ईपीएस तो तुम निकाल ही लोगे। लेट्स डू दिस विद इफेश। एक बार मुझे इफेश निकाल के बताओ। ये नेट प्रॉफिट निकाल दो पहले तो। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? गलत सही जैसा समझ में आ रहा है कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन समझ में आया पढ़ के? वैसे सबको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया ऑनलाइन? प्रिया, अपने को एक्चुअली आई थिंक 40 मिनट्स हो गए क्वेश्चन डिस्कस करते करते। तो मैंने बस थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। इफ यू अलाउ मी सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट वी हैव डिस्कस द बेसिक एक्चुअली। गलत सही जैसा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी हो गया तो इट्स ओके। ट्राई करो एक बार। 138 तक कम? अच्छा देखते हैं अभी। किसी और का निकला है तो बताओ बच्चों ऑनलाइन। किसी और का निकला है तो प्लीज टेल मी क्या अपने पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। देखो सर, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते तो सबसे पहले हमें निकालना, क्वेश्चन ही दिया हुआ था कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड बोनस। प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड बोनस जो हमारे पास है वो है 13,70,700। इसमें से सबसे पहले अपने को डिप्रीशिएशन माइनस करना है, क्योंकि प्रॉफिट में से दो चीजें माइनस नहीं है, एक डिप्रीशिएशन और एक बोनस। तो अपने पास फिक्स एसेट था 70,60,900। इसका 20% कितना आ गया बच्चा? 1412 180। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा। नहीं नहीं, बोनस भी नेगेटिव है। हाँ, इसको 30 लाख कर लो। प्रॉफिट को 30,70,700 कर लो। नहीं मेरा बच्चा, बोनस देना है ना, मुझे थोड़ी ना मिला है, मैं बोनस दे रही हूँ। हाँ, मैं अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दे रही हूँ। प्रॉफिट का अमाउंट चेंज कर लेना बच्चों, प्रॉफिट का अमाउंट 30 लाख कर लो, क्योंकि फिर वो मैच नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। फिर उसके बाद अपने को बोनस देना है। बोनस का चैप्टर तुम सब पढ़कर आए हो, बोनस हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है।
तो बोनस किसको मिलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो 35,90,000 की कैपिटल थी, उस पे 5% का अपने को बोनस देना था, राइट? कितना रहे? 179, ठीक है, 1,79,500। अब अपने पास आ जाएगा यहां से, अब आए अपने पास नेट प्रॉफिट। ठीक, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना है? कितना है? 15 लाख। ऑनलाइन तुम लोग भी बोलो, बताओगे जरा क्या क्या आंसर है, ऐसे चुप चुप बैठे रहोगे क्या? चलो बताओ आंसर कितना है? 14,79,020। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा? ये हमारा निकल गया सारी थर्ड पार्टी की पेमेंट के बाद जो भी अपने पास नेट प्रॉफिट आया वो इतना आया। इसमें से अपन लोग क्या माइनस करने वाले हैं? प्रेफरेंस का डिविडेंड। तो 15 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 15,70,000 इंटू 13% कितना आ रहा है? 2,41,100। तो बता दो जरा अपने पास इफेश कितना आ गया? 12,74,920। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस बार नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कैसे निकलेंगे? हमारे पास जो कैपिटल है वो है 35,90,000, 35,90,000 और 50 रुपए का एक शेयर है। तो अपने पास शेयर कितना हो गया? 71,800। तो अपने पास ईपीएस आ गया ओके सोफिया, ईपीएस बता दो। 17.756। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया सबका? एक छोटे बच्चों, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इफेश। बस ध्यान रखना है कि इफेश निकालते वक्त तुम्हें नेट प्रॉफिट चाहिए है, वो नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ P&L अकाउंट। अब हम लोग आगे चल रहे हैं जिसमें अपना सबसे ज्यादा टाइम जाएगा, टॉपिक 3। टॉपिक 3 बच्चों है तुम्हारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है तो हम इफेश को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग होगा, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की जगह पे हम लोगों को लेना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये कैसे निकलता है ये अब एग्जांपल से समझना है, ठीक है। तो अपना टारगेट है ये जो तुम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, अभी तक तो वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही था, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसका लॉजिक बेस सब कुछ है। तो एक बार एग्जाम्पल करते हैं वहां से समझना है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, एग्जाम्पल सब नोट करेंगे नोटबुक में। तो इफेश अपने पास बोल रहा है कि हमने 30,70,000 रुपए कमाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इफेश है वो है 2024-25 का, हमने पूरे साल में मेहनत करके इतने पैसे कमाए। साल के स्टार्टिंग में मेरे पास ओपनिंग इक्विटी शेयर्स जो थे, ओपनिंग इक्विटी शेयर्स मेरे पास थे 10,000। फिर मैंने साल के बीच में 1/10/2024 को न्यू शेयर्स इशू किए, न्यू इक्विटी शेयर इशूड, वो थे अपने पास मान लो 5,000। बोल रहा है कैलकुलेट ईपीएस, ठीक है। आराम से क्वेश्चन लिखो फिर आता है। ओके ओके ओके, चल क्वेश्चन लिख लो तो बताना। लिख लिया? चलो बच्चों अब बिल्कुल ध्यान से समझो। हम लोगों भी क्या निकाल रहे थे, हम लोगों ने बोला कि भाई अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के लिए आपने कितनी अर्निंग कमाई है ये बता दो। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, वो बात ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की जगह पे हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना है, इसका क्या लॉजिक है समझो ध्यान से।
मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास ओपनिंग शेयर्स थे, इसके अगेंस्ट जो भी पैसा आया होगा, क्या तुमने उसको पूरे साल के लिए यूज किया होगा? हाँ, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में था तो पूरे 12 महीने तुमने उसको यूज किया होगा। लेकिन जो तुमने 1/10 को शेयर इशू किए, उसका पैसा तुमने कितने महीने यूज किया? 6 महीने के लिए। हाँ कि ना, क्योंकि आया कब था? 1/10 को, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने के लिए उसका। नाउ द पॉइंट इज, तो जैसे तुमने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, उससे कमाया होगा, तो ये अर्निंग भी जो है, ये तो पूरे साल की है। इसको कमाने के लिए तुमने इस वाले पैसे को पूरे 12 महीने यूज करके कमाया, और इस वाले पैसे को कितने महीने यूज करके कमाया? 6 महीने। मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल होता है, जब तुम दो चीजों को डिवाइड करते हो तो बेस सेम होना चाहिए। हाँ कि ना, किलोमीटर किलोमीटर से डिवाइड होगा ये। तो अगर ऊपर जो है वो ऐसे है, तो नीचे भी तो ऐसे ही होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा एक नोट 1 बनाते हैं। नोट 1 क्या होता है? नोट 1, हमें पता है ईपीएस कैसे निकलेगा। ईपीएस निकलेगा इफेश डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इफेश बच्चों कितना था अपने पास? 30,70,000। मुझे ये नहीं पता, इसके लिए मैं क्या बना लूंगी? एक नोट। ठीक है, तो आज एक नोट नंबर 1 बना रहे हैं। नोट नंबर 1 पे मैंने लिखा, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बनाओ जरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हमने कहा जो शेयर 1/4/2024 को था, कितने शेयर्स थे? 10,000। मैंने उसको पूरे 12 महीने यूज किए, तो ये पूरे 10,000 ही यूज हुए। फिर जो शेयर मैंने 1/10/2024 को यूज की, शेयर इशू किए थे, तो 5,000 शेयर से जो पैसा आया उसको मैंने कितने महीने यूज किया होगा? 6 महीने। तो यानी इसका एवरेज कितना निकला? 2500। तो यानी बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं, ऑन एन एवरेज पूरे साल मैंने 12,500 के शेयर्स अगेंस्ट जो पैसा आया उसको यूज। आगे अपने को समझ में? सो दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये ऑनलाइन वाले बच्चों बता, समझ आया सबको? बोलो बोलो। तो ये था तुम्हारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको डिवाइड कर दो 12,500 से, तो अपने पास कितना आ गया ईपीएस? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो आंसर बताओ प्रिया। सब बताएंगे डिवाइड करके। ओके मॉली, कितना? 245.6। दिस एज सिंपल एज सिंपल, मस्त, एकदम बढ़िया है क्या? तो ये 5 नंबर में अपने पास आता है, वेटेड एवरेज वगैरह अपन देते हैं। ओके सोफिया। प्रिया तुमको समझ में आ गया है ना? थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा मिस हो गया है, तो वो रिकॉर्डिंग ले लेना, आ जाएगा तुमको। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। देखो मैंने कितना सुंदर सुंदर लिखा, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। ओके प्रिया, देख लिया? आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने को इफेश दे रखा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 24-25 का 22,70,600। बोल रहे हैं 1/4/2024 को हमारे पास जो ओपनिंग शेयर्स थे वो थे अपने पास 7,500। फिर इसने 1/7/2024 को न्यू शेयर इशू, इसने फिर नए शेयर इशू किए विच इज 12,000। फिर इसने 1/10/2024 को फिर न्यू शेयर इशू किए 6,000। फिर इसने 1/3/2025 को न्यू शेयर इशू किए। फिर इसने इशू किए बच्चों 2,400 शेयर्स। कैलकुलेट ईपीएस। तो पेपर में थोड़े ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो चलो सब ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। वेरी वेरी गुड। चलो चलो आंसर बताओ। ट्राई नहीं आई यार आज। ट्राई नहीं आई क्या आज? उसी टाइम बोल दिया था, हल्ला तो तुम लोगों ने उसी टाइम मचा दिया था।
चाय मंगा रहे हैं, चाय। ए झूठे, तुम लोगों ने चाय पी ली है। वो तुम लोगों ने पी ली है। चलो बच्चों, आंसर बोलो, आंसर बोलो। प्रिया तुम कहाँ से हो, मतलब दिल्ली से या कहीं और से हो? अमन तुम कहाँ से हो? बाकी सारे बच्चों को मैं जानती हूँ इसलिए। तुम लोग दिल्ली से हो या कहीं और से हो? हरियाणा से, ओके अमन। बल्लभगढ़, ओके प्रिया। चलो अब आंसर बता दो। अब ये बताने के बाद ये भी बता दो तुम लोग आंसर कैसा है, कितना कितना है। लॉ की क्लास कितने बजे बोली, 1 बजे? लॉ की क्लास है। रिजल्ट कब आ रहा है, नवंबर के पहले वीक में? एक सीए फाउंडेशन का। अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है? तुमने कब दिया था? मई वाले अटेम्प्ट में थे क्या? तो उससे अंदर टाइम पास कर रहे थे, पढ़ाई क्यों नहीं की? दयाल सिंह है ना तुम्हारा? तुम रहते कहाँ पे हो? ओ मैं भी बिहार की हूँ। या मुझे बिहार के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, पास हो जाते हैं क्योंकि वो। मौली ने आंसर दे दिया 115.25। अरे बताओ रे, मौली का आंसर आ गया भाई। चलो चलो जल्दी बताओ, क्या यही आंसर है? बोल दो जरा। 115.258। ओके स्तुति। निकालो भाई, अमन प्रिया आंसर निकालो, सोफिया आंसर दे यार। क्या हुआ, गड़बड़ है क्या कुछ? सबका 115.25। कॉपी तो नहीं कर दी एक दूसरे का? तुम लोगों को सबको चैट दिख रही है क्या? चैट सिर्फ मुझे देखो। एवरीवन मत करो गाइस, तुम लोग चीटिंग भी कर सकते हो। थोड़ा कम भरोसा है मुझे तुम पे। यही है 115.25। सबने निकाल दिया। तुम लोग इतने स्मार्ट कैसे हो गए गधो? सब करते हैं। तो अपने को पता है ईपीएस जो निकलेगा, ईपीएस इज इक्वल टू इफेश अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। राइट। तो इफेश कितना था अपने पास? 22,70,600। ये अपने को पता नहीं है तो अपनी नोट 1 बना लेता है। आ जाओ जरा। तो नोट 1। तो अपने पास हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग वगैरह देना सब जरूरी है, कहीं पता चले नोट 1 लिख दो और हेडिंग वगैरह ना दो, काट देगा भाई वो। उसको बड़ा मजा आता है नंबर काटने में। चलो तो सबसे पहले अपने पास 1/4/2024 की बात करें। 1/4/2024 को अपने पास ओपनिंग शेयर्स कितने थे, बता दो जरा। ओपनिंग शेयर्स थे 7500। ये तो हम पूरे साल ही यूज करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर हम लोगों ने शेयर इशू किए 1/7/24 को। ये थे अपने पास 12,000। इसको हम 9 महीने यूज कर पाएंगे। कितना, 9,000। फिर हम लोगों ने 1/10/2024 को किया। 1/10/2024 को अपने पास 6,000। और इसको हमने कितने महीने, 6 महीने, 3,000। उसके बाद अपने पास है, हाँ, 1/3/2025। इसको तो एक ही महीना यूज कर पाए होंगे। हाँ, तो 224 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1। 200 है ना?
ठीक, टोटल कितना आ गया? 700। 19,700। 19,700 से डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आ गया? हाँ, यही आंसर दिया था बच्चों ने। ये तुम लोग को इतनी जल्दी कैसे समझ आ गया? इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने ये कबाड़ियों? मौली आ गया तुमको? सोफिया अब तुम हरियाणा रहोगे या दिल्ली आओगी? मौली तुम ऑफलाइन आओगे या ऑनलाइन ही रहोगी? उस कॉलेज में एडमिशन तूने क्यों लिया? मुझसे पूछ लेती, मैं बता देती। घटिया कॉलेज है वो, अदिति महाविद्यालय, मेरे स्कूल के बीच में पढ़ता था वो। हाँ, वो उधर है ना, बवाना साइड है भाई, वो बहुत, मेरा स्कूल था वहां पे मुंगेशपुर। आऊंगी मैम दिवाली के बाद। मौली ऑफलाइन, ओके। ऑफलाइन मजा आएगा तुम लोग को देख के। जितेन कहाँ भाग गया मौली? तुम लोग की शक्लें भी तो देखनी है मुझे, ऐसे कैसे? प्रिया तुम वही ऑनलाइन, अच्छा प्रिया तुम लोग, प्रिया और अमन तुम लोगों ने फाउंडेशन दिया है कि तुम फाउंडेशन पास हो? क्या है तुम लोगों का, बताओ जरा मुझे। चल यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है शेयर्स बायबैक को, बायबैक का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आगे चल रहे हैं। तो मान लो अपने पास इफेश है 12,36,400। 1/4/2024 को अपने पास ओपनिंग शेयर्स थे 7200। 1/9/2024 को अपने पास शेयर्स थे, इशू किए थे हमने 8400। 1/2/2025 को हमने बायबैक कर लिया, बायबैक कर ली हमने 1200 शेयर्स। और 1/31/3/2025 को हमने इशू के नए शेयर, और इशू किया हम लोगों ने 7200। कैलकुलेट एक बार क्वेश्चन लिखो। नेटवर्क नहीं आ रहे हैं जितेन के, ओके प्रिया अगर सितंबर में एग्जाम दिए मैम, ओके प्रिया। अमन डायरेक्ट एंट्री मैम, ओके अमन। अच्छा तुम तो सीधा पेपर ही दोगे अमन, कौन सा अटेम्प्ट है बच्चे तुम्हारा, मई है कि सितंबर है? प्रिया ने एग्जाम दिए तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। और सितंबर 26, ओके। चलो चलो चलिए क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करता है। लॉ की भी क्लास है तुम्हारी उसके बाद। सितंबर 26, ओके सितंबर में, ओके। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आज इट इज जैसे है वैसा ही करना है। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं नोट नंबर 1 यही बना दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालू तो 7200 को तो तुमने 12 महीने ही पूरा यूज किया, 7200। इशू बच्चों थोड़ा ध्यान से मुझे जरा बता दो, 1/9/2024 को तुमने इशू किया था तो कितने महीने हो गए? 7। 7/12। अब थोड़ा सा फोकस करो बायबैक पे, मेरा सारा समझाने का इंटेंशन बायबैक ही है, बाकी तो मेरे ख्याल से तुम सबको सब आ रहा है, बस वो बायबैक वाली जो बात है वही नहीं है। देखो जरा, बायबैक का मतलब क्या, सुनना बिल्कुल ध्यान से, सुनना सुनना एवरीबडी ऑन स्क्रीन प्लीज। 1/2/2025 को तुमने 1200 डिबेंचर्स जो शेयर्स जो है वो बायबैक कर ली। इसका मतलब क्या है, सुनना। बायबैक किसमें से किया होगा, या तो इसमें से किया होगा या तो इसमें से किया होगा, ठीक है। जनरली हम पुराने शेयर्स पहले बायबैक करते हैं, तो ऑफ कोर्स ओपनिंग में से ही बायबैक कर लिया होगा। तुमने माना कि तुम इसको 12 महीने यूज करोगे, ऐसा ही था, तुमने क्या माना था कि हम इसको 12 महीने यूज करेंगे क्या, लेकिन तुम 12 महीने यूज कर पाए? नहीं, तुमने 10 महीने यूज करके इसको बायबैक कर लिया, तो कितने महीने यूज नहीं किया? 2/12। बस ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या लिखा था कि भाई मैं 12 महीने यूज करूंगा, 12 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 10 आएगा। आ गया समझ में? तो बायबैक सिंपल है, बायबैक माइनस होता है, ठीक है। बायबैक अपन क्या करते हैं, माइनस। आ गया सबको समझ में? ऑनलाइन कितना हो गया, ये तो 100 हो गया ना, 100। फिर ये 7200, इसको क्या, हाँ ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि तो इसको लास्ट डे लेकर आए, तो हाँ ये तो हो गया जीरो। ये कितना हो गया, 200 हो गया। अच्छा ये 200 होगा, सॉरी 4900। तो नेट बता दो कितना आ गया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स।
वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बता दो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। 11,900। चलिए ईपीएस निकाल दो अब जरा। ईपीएस कितना आ गया अपने पास? ईपीएस आ गया इफेश 12,36,400 डिवाइड 12,36,400 डिवाइडेड बाय 11,900 103.89। वेरी गुड वेरी गुड। सबका हुआ है छोटे बच्चों? वेरी गुड मौली, वेरी गुड अमन। अमन पॉइंट के बाद भी 4 प्लेस तक लेके जाना है, ठीक है? 3 तो लेके ही जाना है, 4 ले लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। प्रिया तुमने आंसर नहीं दिया है। सोफिया आंसर, वेरी गुड। चलो आई थिंक ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया, इजी ब्रीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो आई थिंक दिस वाज वन पार्ट ऑफ इट। अब हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं, ठीक है? चलो टॉपिक 3 कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक 3 है बच्चों, अभी तक तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे थे। अभी क्या होगा? व्हेन शेयर कैपिटल इज गिवन, व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन। अभी तक तो नंबर्स थे तो निकालना बहुत इजी था। व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल जब दिया रहेगा तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना है, व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन। देखो सर, जब इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा तो अपन कैसे करने वाले हैं? क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल। अपने पास इफेश गिवन है, इफेश 7,50,000। अपने को बोल रहे हैं 1/4/2024 को इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो थी अपने पास 18 लाख रुपए, ठीक है? अब रुपीज में आंसर दे रहा है, अभी नंबर ऑफ शेयर उसने बताया नहीं, ठीक है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख रुपए था। फिर बोल रहे हैं कि 1/12/2024 को न्यू शेयर कैपिटल इशू, न्यू शेयर कैपिटल आई अपने पास, वो थी मान लेते हैं 2.5 लाख। ये पार्टली पेड अप था। अब क्वेश्चन ये भी नहीं बता रहा कितने पैसे बचे हुए, उसने बोला बस पार्टली पेड अप है, ठीक है? मुझे बताया ही नहीं कि भाई कितने थे, 10 थे, 10 में से 4 मंगाए, 6 मंगाए, कुछ नहीं बोल रहा, सीधा बोल रहा है पार्टली पेड अप है, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। फिर बोल रहे हैं 1/2/2025 को मेरा जो अनकॉल्ड कैपिटल था, अनकॉल्ड कैपिटल रिसीव, अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप, कॉल्ड एंड पेड अप। हमने कॉल भी कर लिया और पैसे आ भी गए, से वो अपने पास था 3 लाख रुपए, ठीक है? बोलते हैं कैलकुलेट ईपीएस। ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे वो देख रहे हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिख लिया? ओ, ओ, चलो देखो सर, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? पहले हम वेटेड कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है? कि भाई पैसों के टर्म में पहले निकाल लो, तो फेस वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोली तो हम फेस वैल्यू क्या मानते हैं? 10। 10 से डिवाइड कर देंगे और काम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग अब क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि भाई देखो ईपीएस निकालोगे तो ईपीएस इज इफेश डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमको पता नहीं है तो एक नोट बनाएंगे। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा, ठीक है? ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लेंगे, फिर उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। चलो बताओ, मेरे पास 1/4/2024 को जो पैसा था उसको मैंने कितने महीने यूज किया होगा? 12 महीने। कितने रुपए थे अपने पास? 18 लाख। 18 लाख इंटू 12/12, 18। फिर मैंने 1/12/2024 को नए शेयर्स इशू किए, पैसा पूरा नहीं आया, लेकिन जितना भी पैसा आया
उसको हमने कितने महीने यूज किए, उसको हमने यूज किए 1/12 को आया था तो हमने 4 महीने यूज किए, तो जो भी 2.5 लाख रुपए था उसको हमने 4 महीने यूज किए। फिर अपने पास कब था, 1/2/2025 को, 1/2/2025 को हमारे पास जो भी अनकॉल थी वो भी आ गई, तो वो 3 लाख को हम कितने महीने यूज कर पाए, 2 महीने। ठीक है, बताने पर पॉइंट में आ रहा हो कुछ कुछ। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अमाउंट राउंड ऑफ कर देता है ये। आगे भैया लेट आए हो, आज 11 बजे नहीं आए, दे दो शायद तुम लोग चाहे 50,000। तो अपने पास बता दो वेटेड एवरेज कैपिटल कितनी होगी, क्या, ठीक, वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है टोटल, नहीं बेटा 19 लाख, ठीक, it should be divided by what, should be divided by number of equity, sorry, it should be divided by face value। फेस वैल्यू कितनी मान लेंगे अपन, 10, तो अपने पास कितने हो गए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हो गया अपने पास 1,93,330। आगे ऑनलाइन सबको समझ में, कोई आंसर आंसर तो बता दो। ठीक है, तो ऐसा करना है, बस सिंपल है, बस यहाँ पे वेटेड एवरेज कैपिटल निकल जाएगा। हो गया, निकाल दो, वैल्यू निकालो ऊपर, और 1,93,000, फेश अपने पास कितना था, फेश वो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,93,000 ना, कितना आ गया, 3.8, ठीक है, वेरी गुड, 3 वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड मॉली, बहुत अच्छा। आगे अपने को, तो ये है अगर कैपिटल गिवन हो। अब इसकी एक और वेराइटी हो सकती है जो तुम्हें सब कुछ बता दे। एक बार और एक क्वेश्चन और कर रहा है, थक तो नहीं गए तुम लोग, ए ऑनलाइन गधो, थके तो नहीं हो तुम लोग, प्रिया तुम्हें नहीं बोल रही, एक गधो, ये जो मेरे पुराने बच्चे हैं इनको बोल रहे, आज निकालो सर। एक क्या हो सकता है अपने पास, इफेश ले रखा है, इफेश है मान लो अपने पास 12,36,000, फिर वो अपने को बोल रहा है 1/4/2024 को अपने पास ओपनिंग शेयर कैपिटल था, ओपनिंग शेयर, ओपनिंग शेयर्स थे मान लो 40,000 एट ₹8, पार्टली पेड अप था, ठीक है, ₹2 अभी भी मंगाने थे। फिर हमने 1/7/2024 को न्यू शेयर इशू, मैंने नए शेयर इशू किए अपने पास सपोज करो 12,000, और इस पे अपन मंगा चुके हैं ₹7, ठीक है। फिर हमने 1/10/2024 को ऑन ऑल शेयर्स ₹2 वर कॉल्ड एक्सेप्ट 100 shares, all shares paid their due amount, 1/3/2025 remaining calls were made and received। हंड्रेड शेयर्स के ऊपर लिख लेना आउट ऑफ ओपनिंग शेयर्स, ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर तुम्हें ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो तुम जो भी क्वेश्चन करोगे वो अमाउंट से करोगे, क्योंकि यार अमाउंट का अलग अलग है ना, तो इसको करेंगे।
आओ तो सबसे पहले हम नोट 1 ही निकाल लेते हैं। नोट 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसके लिए पहले अपने को कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ए, वेटेड कैपिटल। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो। ये है वेटेड कैपिटल। चलो देखो जरा, तो सबसे पहले 1/4/2024 को, 1/4/2024 को जो अपने पास शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी बताओ। उस दिन अपने पास 40,000 शेयर्स थे और 8 रुपए थे। तो 40 इंटू में 8, 8 चौक 32, हाँ 3,20,000। ये तो मैंने पूरे 12 महीने यूज किए, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। 3,20,000। फिर हम लोगों ने 1/7/2024 को नए शेयर इशू किए, ओपनिंग शेयर 40,000। तो 40,000 शेयर्स, ये न्यू शेयर्स थे, तो 40,000 शेयर्स पे, नहीं सॉरी, 12,000 शेयर पे 7 रुपए। तो ये हो गया 84,000 रुपीज। और इसको हमने कितने महीने यूज किए? 9 महीने। 9/12 कितना? 63,000। अब आती है ये वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बोल रहे 1/10/24 को ऑन ऑल शेयर्स टू वर कॉल्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। तो ऑल शेयर्स मतलब कौन से? दोनों वाले, क्योंकि इस पे भी 2 रुपए बाकी थे, इस पे 3 रुपए बाकी थे। तो 2 रुपए मंगाए तो सब पे मंगाए। तो 40 प्लस 52,000 शेयर्स पे मैंने पैसा मंगाया। 1/10/24 को मैंने 54,000 शेयर्स, 52,000 शेयर्स पे मैंने कॉल मनी मंगाई थी कि भाई देखिए 52,000 शेयर्स पे आप पैसे दे देना। लेकिन इसमें से 100 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, ऐसे हुआ। तो पैसा आया कितना? 52,000 माइनस 100, जो बचे हुए शेयर्स थे उस पे आ गए 2 रुपए। उसको मैंने कितने महीने यूज किया? 6 महीने। आया अपने को? अच्छा, ये स्पेसिफिकली ये क्यों लिखा आउट ऑफ ओपनिंग शेयर? क्योंकि ओपनिंग शेयर इसके बाद फुल्ली पेड अप हो जाएगा, है ना। तो बाकी तुम अब फिर किस पे कॉल करोगे? इस 12,000 पे कॉल करोगे। इसलिए ये जरूरी है कि भाई कौन से 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। अगर इस वाले में से ये 100 होता तो जब मैं इसका दूसरा कॉल मंगाती तो भी वो पैसा ना देता। ठीक है, दैट इज वाई क्वेश्चन ने लिख के दिया कि भाई ये 100 शेयर ओपनिंग वाले हैं, मतलब जब तुम दोबारा पैसे मंगाओगे तो सारे दे देंगे तुमको। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास ये अमाउंट बचे? 51,900। अब फिर मैंने 1/3/25 को बची हुई कॉल मनी भी मंगा ली। ये फर्स्ट कॉल मनी थी, ये सेकेंड कॉल मनी मैंने मंगाई। सेकेंड कॉल मनी मंगाते हुए हम लोगों ने कितने पे मंगाया होगा? ये तो फुल्ली पेड हो गया क्योंकि 8 में 2 रुपए मंगा लिए। 100 ने नहीं दिए, नहीं दिए भाड़ में जाए, उससे अब मेरे को कोई काम नहीं है। 100 ने नहीं दिए, नहीं दिए। अमन तुम कहाँ चले गए थे? अब फिर तुम अब आए हो। क्या हुआ था? नेटवर्क इशू, यही होता है। तो अब मुझे बता दो, 12,000 शेयर, 40,000 वाले फुल्ली पेड हो गए, बचे 12,000। तो 12,000 पे मैंने कॉल किया और पैसा भी मंगा लिया। 12,000 पे कितने बचे थे? 12,000 में 7 रुपए थे, 2 तुम पहले मंगा चुके, कितने बचा? 1। यानी 12,000 इंटू 1/12। ऑनलाइन सबको समझ में आए? किसी का कोई दिक्कत? मैम 1/10 वाला दोबारा बता दो। 1/10 वाला मैंने 1/10 क्या बताया? मैं तो 1/10 कुछ नहीं बोला मौली। मैम ये लास्ट वाला नहीं है, बताती हूँ, देखो जरा। अपने पास टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल शेयर्स थे बच्चों मेरे पास 52,000। पहली बार मैंने कॉल किया और 2 रुपए मंगाए। इस पे 2 रुपए आते ही ये फुल्ली पेड हो जाएगा। इस पे 2 रुपए आते ही ये फुल्ली पेड नहीं होगा, 9 रुपए होंगे। 1 रुपए अभी भी नेक्स्ट कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि हम लोगों ने सब पे कॉल मंगाया, 52,000 पे 2 रुपए मंगाए, लेकिन 100 शेयर ने नहीं दिए। तो यानी पैसा आया कितना? 52,000 में से 100 शेयर का पैसा नहीं आया, जो बाकी शेयर्स थे उस पे 2 रुपए आए। 6/12। ये तो सबको क्लियर है? डेट 1/10 वाला, हाँ वही मैं समझा रही हूँ मोनी। आगे यहां तक समझ में? ये क्लियर है सबको?
ठीक है, तो यानी अपने पास पैसे कितने आए, सब पे आए, बस 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। ये 100 शेयर्स बोल रहे हैं ओपनिंग शेयर वाला था, तो ओपनिंग शेयर 2 रुपए मंगाने के बाद फुल्ली पेड अप हो गया था, यानी ये 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, अब कंपनी उसको फोरफीट करेगी, सब कुछ करेगी। 12,000 वाले में से सबने पैसा दिया, तो जब क्वेश्चन ने बोला 1/3/25 को रिमेनिंग कॉल्स की जाएगी, क्वेश्चन जानबूझ के नहीं बताता कितने पे कॉल कर रहा है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई कितनों पे कॉल करेगा। 40,000 फुल्ली पेड हो गए थे ऑन 1/10, तो जब तुम 1/3 को पैसा मंगाओगे तो सिर्फ किस पे मंगाओगे, 12,000। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट। बताओ आगे अभी समझ में, मौलिक स्तुति बोलो। स्तुति ने ठेंगा दिखा दिया, आई डोंट लाइक स्तुति ठेंगा, यू कैन सेंड मी फ्लावर और हार्ट वॉट एवर, बस डोंट सेंड ठेंगा, आई डोंट लाइक इट। चल, तो वही था कि फर्स्ट कॉल मनी इतने पर आई विच इज 51,900 पे, 2 रुपए आए 6/12 पे। सेकंड कॉल मनी सिर्फ 12,000 पे होगी क्योंकि 40,000 वाला फुल्ली पेड अप हो चुका है। 100 जिसने नहीं दिए थे वो 40,000 वाले में से था, तो नहीं दिया तो कंपनी ने उसको फोरफीट वगैरह किया होगा। तो 12,000 इंटू दिस कितना है, 1,000। टोटल कितना आ गया, वेटेड एवरेज कैपिटल 4,35,900। इसको अगर मैं फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूं विच इज 10, तो अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया, हाँ निकाल दो, ईपीएस। ईपीएस इज इक्वल टू इफेज डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इफेज कितना था, 12,36,000 डिवाइडेड बाय 43,590, कितना आ गया बच्चे अपने पास, 28.35। ठीक है, आंसर आ गया सबका, वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड मौली, वेरी गुड। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। अभी तुम्हारी लॉ की क्लास भी 20 मिनट है, जाओ चिलविल करो। ठीक है, तो स्टार्ट में नेक्स्ट क्लास आए, तुमको समझ। बाय। अभी आपकी री क्लास होगी 1 बजे, तो रीजॉइन कर लेना।